बनने चाहिए लाइसेंसी। और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आपके कम से कम 2 असले होते हैं, हमने क्या रखा 2 जारी करेंगे। बहुत से लोग मरने से डरते हैं, आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूँ, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। गो तस्कर को तो हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे भी। किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए एक हिंदू की तरफ आंख भर के देख दे। हम इलाज करके प्रशासन में देते हैं, तो हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें भगाने की कोशिश। और जो मेवात है एक मिनी पाकिस्तान कहूँगा मैं इसको, ये आज से नहीं, औरंगजेब के समय से ही इनका काम चोरी करना, अपराध करना रहा है। सैकड़ों मुसलमान जेल के अंदर है मेरे कारण। 100 बार सोचे यदि तुम उंगली काटोगे तो मेरा हाथ काट देगा। मैं उठा के इनका इलाज करके प्रशासन के हवाले करके उनको जेल भेजता हूँ। मोहम्मद खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मेवात के भादर गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। महीने में कम से कम 4-5 को इलाज करके जेल चले जाते हैं। जो बिल्डोजर हमारे हरियाणा में पहली बार शुरू करने का काम किया, वो किसी कारणवश से रुक गया जरूर है, लेकिन वो स्थायी रुका नहीं है। कल नूह जिले के समीप ही पलवल में महापंचायत हुई। उस महापंचायत में ये ऐलान कर दिया गया कि 28 तारीख को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। तो अब ये जो ऐलान किया गया है ये किन परिस्थितियों में किया गया है, और अब जब ये यात्रा 28 तारीख को निकलेगी तो इससे क्या दोनों पक्षों में भाईचारा वैसा ही कायम हो जाएगा जो इन दंगों से पहले का था। वास्तव में मकसद तो यही है ना, किसी न किसी तरह शांति और अमन और चैन आ जाए। तो मुझे आप बताइए, जब 31 तारीख को हिंसा भड़की थी वो किन कारण से भड़की थी? सिर्फ 2 कारण थे। पहला मुख्य कारण था मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो डालना। मोनू मानेसर ने कहा था कि मैं आ रहा हूं, मेरी पूरी टीम के साथ आ रहा हूं। बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि देखिए हम लोकेशन दे रहे हैं, किसी ने वहां वीडियो में बोला भी कि जीजा आ रहे तुम्हारे, और इसके अलावा फूल माला से स्वागत करना। ये भड़काऊ भाषण दिए गए। मोनू मानेसर ने यात्रा से 3-4 दिन पहले वीडियो डाली थी। और दूसरा पक्ष था, उन्होंने रिटेलिएशन किया, उन्होंने तैयारी की और पत्थरबाजी और फायरिंग के रूप में विरोध देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। तो भड़काऊ भाषण और पुलिस का गैर प्रबंधन, सही से प्रबंध न होना मुख्य कारण 31 जुलाई की हिंसा का था। तो अब जो ये ऐलान हुआ है ये किन परिस्थितियों में हुआ है, और कल की महापंचायत में ऐसा क्या हुआ है जिससे फिर से आज ये ज़रूरी हो जाता है कि जिन 2 कारणों से हिंसा भड़की थी 31 तारीख को, जो 28 तारीख की यात्रा निकलने वाली है, उसमें वही कारण फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं। पहला कारण वही बात, बयानबाजी का। मैं एक एक करके कल की महापंचायत की बयानबाजी सुनाऊंगा आपको, और आप चौंक जाएंगे कि पुलिस की मौजूदगी में, बड़े बड़े आला नेताओं की मौजूदगी में, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होने के बावजूद भी कि हेट स्पीच नहीं देना है, फिर भी वहाँ पर डू और डाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हथियार हमें दिए जाएं, हमें सुरक्षा करनी है, कोई उंगली उठाएगा तो हाथ काट देंगे। और पुलिस प्रशासन को सीधी चेतावनी दी गई, अगर आपको यहाँ भी खाता खोलना है, FIR खोलने का, FIR लिखने का, तो वो भी कर लीजिए। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा उन महानुभावों को जो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, जिनको अपना गुरु मानते हैं कहीं ना कहीं तरह से, आचार्य शास्त्री जी हैं, उनका मैं आपको भाषण सुनाऊंगा और उन्होंने क्या किस तरह से अपने वक्तव्य रखे और किस तरह से सरेआम भड़काऊ बयानबाजी की, वो आप सुन लीजिए। नंबर 1 तो मामन खान गिरफ्तार होना चाहिए जो इनका सरदार है। नंबर 2, जिन मुसलमानों ने हत्या की है या जो गाय काटते हैं उनके घरों पर योगी की तरफ पे बुलडोजर चलना चाहिए। नंबर 3, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके 6 महीने के अंदर, जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की है, 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नंबर 4, जो मेवात के हिंदू है या आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी। और रिवॉल्वर नहीं,
राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे। बहुत से लोग मरने से डरते हैं, आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूँ, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए एक हिंदू की तरफ आंख भर के देख दे। सुन लिया आपने, ये हैं आचार्य आज़ाद शास्त्री, मोनू मानेसर के गुरुजी हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा जो ये तथाकथित गोरक्षा का काम है ये उस एरिया में हो रहा है। मोनू मानेसर जैसे कम से कम 1000 लोगों को ये शिष्य बनाए हुए हैं और उनसे यही काम ये लोग करवाते हैं। इन्होंने कहा कि हथियार देने चाहिए, खट्टर को हटा देना चाहिए और पिस्तौल नहीं राइफल देनी चाहिए, क्योंकि राइफल दूर तक मार करती है। जो दूसरा पक्ष है जिसको बुलाया भी नहीं गया था, तो क्या जब वो इन बातों को सुनेगा उनके मन पर क्या बीतेगी? क्या ये भाईचारा का संदेश देने वाला आदमी है? इतना ही नहीं साथियों, ये तो एक सिर्फ बिछाद थी, और भी कई नेताओं को मैं सुनाता हूँ, कई जो वहाँ पर खड़े होकर अपने आप को एक समाज का प्रतिनिधि बताते थे, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या बयान दिए हैं जो सुनने में भी शर्म आए। और खड़ी खड़ी पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर तमाशा देख रही है, उनके ऊपर भी ये लोग कड़ा तमाचा जड़ रहे थे। आप ये वीडियो देखिए। तो इस पंचायत के अंदर जितने साथी आए हैं, मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ भी कोई खाता खोलना हो तो कुलभूषण भारद्वाज का नाम दर्ज कर लेना। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नुहू डिस्ट्रिक्ट को डिसमिस करके इन डिवीजनों को सारे तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट में बंटवारा कर देना चाहिए। शांति का प्रतीक मत बनो। शांति और अमन की बात करते हो तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि अगला 100 बार सोचे, यदि तुम उंगली काटोगे तो अगला वाला हाथ काट देगा। सबकी भाषा लगभग एक जैसी ही है, जिसमें भाईचारे का अभाव है। इनकी भाषा से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ रहकर वहाँ पर जीवन यापन करना चाहते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती तो यही थी कि इन्होंने न तो मुस्लिम समुदाय के किसी प्रतिनिधि को बुलाया वहाँ पर, और न ही भाईचारे के साथ इस यात्रा को निकालने का एक सामंजस्य स्थापित करके इस चीज़ की कोशिश की। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, अगर हमारी पीढ़ी के नौजवान गलती कर देते हैं तो आपस में जो सामंजस्य होता है, आपस में फिर से माहौल वैसा ही हो जाए जो भाईचारे का पहले था, तो क्या किया जाता है? दोनों पक्ष के बड़े बूढ़ों को बुलाया जाता है, उनके बीच में सुलह हो जाती है, और उनके बीच में जब सुलह हो जाती है तो कोई भी दंगा फसाद या आपस में नफ़रत का भाव जो होता है वो पूरी तरह से मिट जाता है। नौजवान भी ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारे जिनसे गलती हुई है वो भी सोचते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने फैसला कर लिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है, वापस वैसे ही भाईचारे के साथ रहना होता है, तो वो भी अपने अंदर से नफ़रत निकाल देते हैं। भाईचारे के साथ जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है उनके साथ अमन और चैन से जीने लग जाते हैं। पर ये कोशिश यहाँ दिखी नहीं। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने इस महापंचायत का ऑर्गेनाइज किया था, खाप चौधरियों ने इसका बायकॉट किया था। भारी मात्रा में वहीं लोग मौजूद थे जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं, नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले तथा कथित गोरक्षक, यानी कि पूरी बीजेपी एंड मंडली यहाँ पर मौजूद थी। और इसमें इस तरह के बयानात दिए जाना सीधे तौर पर क्या दूसरे पक्ष को उसी तरह उकसाना नहीं है जिस तरह मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी कर रहा था? इसको और ज़्यादा हवा दी किसने? जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सोहना तावड़ू से जो विधायक हैं, संजय सिंह, जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि किसी कारण से बुलडोज़र रुक गया है, बुलडोज़र फिर चलेगा। मोमन खान को सीधे तौर पर चेतावनी दी और यात्रा चाहे कल निकाल लो, यात्रा वैसे ही निकलेगी धूमधाम से, मैं विधायक बाद में, हिंदू पहले हूँ, और इस तरह की बयानात दिया कि मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पुलिस प्रशासन सारा का सारा आपके साथ खड़ा है, जो आप चाहते हैं वो मांगे पूरी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आप सुन लीजिए। मोमन खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मेवात के भादस गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। जहां तक यात्रा की बात करते आप आदेश करो,
उजीना का एक बच्चा यात्रा चाहे आज निकालो, किसी से कोई डर नहीं है, उसकी यात्रा हम पूरी करवा करके देंगे। प्रशासन आपका साथ है। जो बिल्डोजर हमारे हरियाणा में पहली बार शुरू करने का काम किया, वो किसी कारणवश से रुक गया जरूर है, लेकिन वो स्थायी रुका नहीं है। हाई कोर्ट से स्टे बैक होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बदमाश व्यक्ति, चाहे उसका मकान हो, चाहे वो खुद व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सुन लिया आपने, जब सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, और वो भी उसी क्षेत्र के विधायक हैं जिस क्षेत्र में अक्सर मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग आए दिन तांडव काटते रहते हैं, तो ये किस तरफ इशारा है? भारतीय जनता पार्टी क्या दंगाइयों को सह देने का काम कर रही है? और जिस तरह से ये पंचायत शुरू हुई तब खबरें निकल के आ रही थी, तमाम गोदी मीडिया में हेडलाइंस बन गई थी कि देखिए पुलिस प्रशासन ने शर्तों के साथ इस महापंचायत को इजाज़त दी है। शर्त ये थी कि कोई भी हेट स्पीच नहीं होना है, किसी दूसरी समुदाय के प्रति अनाप शनाप और भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाने हैं। ये पुलिस प्रशासन ने कहा था कि इन्हीं शर्तों के ऊपर जो है वो अनुमति दी गई है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो वहाँ के एसपी हैं और एडीजीपी ममता सिंह है, उनको आप सुन लेंगे और एसपी आलोक साहब को सुन लेंगे। उसके बाद मेरे और भी सवाल आपसे होंगे। पहले इन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को आप खुद सुन लीजिए। किसी भी परिस्थिति में कोई हेट स्पीच, कोई भड़काऊ भाषण या कोई भी ऐसी बात जो आम जनजीवन में कोई भी सांप्रदायिक तनाव या माहौल को खराब करने का काम करे, उनको क्लियर कहा गया है कि ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। एंड वी विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन इफ समबडी do contempt of court or do any act, any omission, any act which causes any law and order situation. जिसमें किसी भी प्रकार की हेट स्पीच सख्त मना है। आप देख सकते हैं कि हमने सभी तरफ नाके भी लगा रखे हैं, पेट्रोलिंग भी हमारी लगातार जारी है। किसी भी शरारती तत्व पे हमारी पूरी नज़र रहेगी और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक निकला, जैसे आप लोगों ने भी देखा है। कुछ उन्होंने डिसीजंस अपने एक डेमोक्रेटिक वे में लिए हैं, कुछ भी इसमें अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस का हमने हर तरह से नाके लगा रखे थे जगह जगह पे, और कुछ भी ऐसा अशांति वाला माहौल नहीं बना। तो सबने अपनी जो एक लैंग्वेज थी उस पर बहुत कंट्रोल रखा। और कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी थे, तो उनकी तरफ से भी मैं ये कहूँगा कि उनका अपना एक डिसिप्लिन्ड वे में ये रखा गया, तो काफ़ी ठीक रहा। सुन लिया आपने, ये आला नेता और पूरा पुलिस प्रशासन भारी संख्या में वहीं पर मौजूद था जब ये भड़काऊ भाषण इन तथाकथित हिंदू नेताओं ने वहां पर दिए थे। क्या करेगी पुलिस प्रशासन अब? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी हेट स्पीच देता है तो स्वतः संज्ञान लेना और उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। ये खुद एडीजीपी वो ममता सिंह उन्होंने कहा भी। अब ममता सिंह कहाँ है? ममता सिंह कह रही थी ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। क्या किसी आदमी में, कोई निष्पक्ष आदमी है, भाईचारे के साथ रहना चाहता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि इन्होंने आज जो हेट स्पीच दी है, जिन नेताओं ने, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिस आचार्य आज़ाद शास्त्री ने जो हेट स्पीच दी है कि आप क्यों कह रहे हैं कि कोई उंगली करेगा तो हम हाथ काट देंगे, हमें राइफलें दो, पिस्टल से काम नहीं चलेगा, मोहम्मद सिंह को जेल में डाल दो और इनके साथ कोई भाईचारा नहीं है, इनका इलाज ही करना पड़ेगा, नूह जिले को तोड़ दो। इस तरह की जो बयानात निकल कर आ रही है, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं ही पुलिस स्टेशन में जाता हूँ कि कंप्लेन लिख लीजिए, तो पुलिस प्रशासन का क्या तेवर होगा आप समझ सकते हैं। पूरा समाज, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक वहाँ पर है, वहाँ पर इनकी राजनीति इसी हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चलती है, क्योंकि नूह के मुसलमानों को टारगेट करके ये पूरी बिसात बिछा दी जाती है। तो क्या किसी की कंप्लेन के ऊपर वहाँ का पुलिस प्रशासन काम करेगा? क्या पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान इन हेट स्पीच का लेगा? नहीं लेगा। कहाँ है वो ममता सिंह, एडीजीपी और एसपी आलोक सिंह जो कल कह रहे थे कि हेट स्पीच किसी ने दी तो सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे? क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या किसी दूसरे समुदाय को सीधे तौर पर ये टारगेट करना नहीं है? आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, जब पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है तो कोई भी आदमी जो भाईचारा चाहता है पुलिस प्रशासन के साथ जाता है, अगर वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी मंशा पुलिस वालों को ये लगती है कि हमने इस कंप्लेन को आगे कर दिया तो एक बड़ा हिंदू समुदाय नाराज़ हो जाएगा जो हमारा वोट बैंक है, तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत है वो इस तरह की हेट स्पीच देने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करके
तो पहली बात तो सबसे मुख्य ये बात, तो जिस तरह से 31 जुलाई से पहले हेट स्पीच दी गई थी, भड़काऊ भाषण दिए गए थे, वो उससे भी कहीं ज़्यादा लेवल पर, उनसे भी कहीं ज़्यादा आक्रामक तरीके से इस महापंचायत में दिए गए हैं, जहां से कल 28 तारीख को ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान हुआ है। अब रही बात पुलिस प्रशासन की, उस समय पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी थी, जिसके चलते इतने लार्ज स्केल तक ये दंगे हो गए। दूसरा, अब की बार जब ये यात्रा निकलेगी तो पुलिस प्रशासन हो सकता है काफ़ी मुस्तैद रहे और इस तरह की घटनाएं न हो। फायदा किसको मिला? क्या ब्रजमंडल यात्रा निकलने से भाईचारा आपस में कामयाब हो गया? क्या एक पक्ष को खुश करने से उनके मुंह में जो था महापंचायत में उन्होंने अनर्गल तरीके से बक दिया, पुलिस प्रशासन तमाशा देखते रही और जो वोट बैंक बैठे थे वहाँ पर और जो भारी संख्या में लोग बैठे थे उनको एक तरह से निर्देश दे दिया कि देखिए हम जो काम कर रहे हैं उसी काम में आप भी संलिप्त हो जाओ, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस तरह का वातावरण वहाँ पर बनाया गया, क्योंकि आज जिस तरह से तमाशा वहाँ पर आंखों पर पट्टी बांधकर पुलिस प्रशासन देख रहा था, इससे स्पष्ट तौर पर संकेत मिलता है कि आप जो ये लोग कर रहे हैं इसी तरह का तांडव कर सकते हैं। पर मेरा आपसे सवाल यही है कि जिस तरह से कल की महापंचायत का पहले ही आकलन लगाते हुए खाप चौधरी ने बहिष्कार कर दिया, जाट समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, तो क्या वहाँ पर उस महापंचायत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था? क्या पूरे नूह के मुसलमान ही पूरी तरह से, मुझे बता दीजिए, वो सारे के सारे पत्थरबाज हैं, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं, वो सारे के सारे दंगाई हैं? उनमें भी बड़े बुजुर्ग होते हैं। ब्रजमंडल यात्रा जो है आज से थोड़ी नहीं निकल रही है, कई साल पहले से निकल रही है ये यात्रा तो। और ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर रामनवमी की जो यात्रा निकाली जाती है उसके ऊपर भी मुस्लिम समुदाय के लोग फूल बरसाते हैं, ब्रजमंडल यात्रा में सहयोग करते हैं, कावड़ यात्रा जो निकलती है उसमें फ्रूट्स बांटते हैं ये लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो जो वहाँ पर वास्तव में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, निष्पक्ष लोग हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश इस महापंचायत से देने जा रहे हैं? इस भाषणों से सिर्फ आप एक यही संदेश देना चाहते हैं कि सारा का सारा जो मुस्लिम समुदाय जो नूह मेवात एरिया में रहता है वो हमारा दुश्मन है। ये भाईचारे का संकेत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको बुलाना चाहिए था, उनको बोलने का मौका देना चाहिए था। एक बात जो मुख्य है, जो इस पूरे चीज़ के सेंटर में है, वो है गोरक्षा की, गो हत्या की। मुस्लिम समुदाय को भी सामने आकर ये कहना चाहिए कि देखिए आप गाय को माता मानते हैं तो हम भी सुनिश्चित करेंगे, हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं और व्यापारी हैं जो इस तरह के काम में संलिप्त हैं, उनकी सूचना कहीं ना कहीं तरह से प्रशासन को देंगे और इसको धीरे धीरे हम कम करेंगे ताकि दूसरे समुदाय की भावनाएं हर्ट न हो। पर नहीं बुलाया जाना और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा कहा जाना वहाँ पर कि प्रशासन आपके साथ है, मामन सिंह यहाँ बोल कर दिखाए, तो इससे ज़्यादा भड़काऊ और पूरे मुस्लिम समुदाय को नाराज़ करने का आह्वान और क्या हो सकता है। कल की जो महापंचायत हुई, जो लोग शामिल हुए, वो किसी भी तरीके से भाईचारे को एक साथ करने के लिए, अमन और चैन को स्थापित करने की पंचायत नहीं थी। वहाँ का ऐलान ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ ये कहा जाना बीजेपी के एमएलए के द्वारा कि बुलडोज़र फिर से चलेगा, एक एक को चुन चुन कर हम जो है उनके घरों को गिराएंगे और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब, आप किन को दंगाई बता रहे हैं? जो कुछ नफरती तत्व था, जिनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, उनको सज़ा दिलाएंगे या पूरे के पूरे नूह एरिया में जो जितने मुसलमान रहते हैं उनको सज़ा दिलाएंगे? जाते जाते मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाना चाहूँगा जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे। कह रहे थे ना कुछ लोग कि कुछ भी हो जाता है उसमें मोनू मानेसर का ही नाम ले दिया जाता है। मोनू मानेसर हिंदू है तो वो क्या ब्रजमंडल यात्रा में क्यों नहीं आ सकता? उससे वहाँ का मुस्लिम समुदाय क्यों नाराज़ हो गया? मामन सिंह ने क्यों कह दिया, उसमें मामन खान ने क्यों कह दिया विधानसभा में कि देखिए वो प्याज की तरह छील देंगे, मोनू मानेसर आ गया तो? क्या मोनू मानेसर गोरक्षा की आड़ में कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज़ हैं? जानना ज़रूरी है। इसलिए आप खुद 3 लोगों की बात सुन लीजिए। सबसे पहले मैं इसी मोनू मानेसर की बात सुनाता हूं कि पुलिस को हैंडओवर करने से पहले किसी को भी उसके साथ ये करता क्या है, आप सुन लीजिए। गो तस्कर को तो हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे भी, उनका काम हम करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप तो काम करने वाले पे लगते रहते हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सुन लिया आपने?
बहुत अच्छे तरह से सेवा करते हैं, इलाज करते हैं। और इलाज करते हैं इसका मतलब क्या है, कूटते हैं, पीटते हैं, लाठी डंडों से मारते हैं, और उसके बीच अगर किसी की जान चली जाती है, स्वाभाविक है जा सकती है जान, और हो सकता है ऐसा हुआ भी हो। और जब इससे वहाँ का संप्रदाय, मुस्लिम समुदाय नाराज़ हो जाता है कि देखिए इनको क्या हक है हमारे समुदाय को, लोगों को मारने का, अगर वो दोषी है तो उसको पुलिस को दीजिए। पर मोनू मानेसर तो खुद कह रहा है कि हम पुलिस को देने से पहले उनका इलाज करते हैं। इसी कारण हमने काफ़ी मुसलमानों को जेल में डलवाया। ये मोनू मानेसर का कहना है। बिट्टू बजरंगी को भी जान लीजिए। बिट्टू बजरंगी क्या कहते हैं? बिट्टू बजरंगी तो कह रहा है तो मैंने तो बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं, सुन लीजिए। इलाज करता हूँ इसलिए इनको दिक्कत रहती है। हम इलाज करके प्रशासन में देते हैं कि ये पकड़ के लाए, हम इस पर कार्रवाई करो। सैकड़ों मुसलमान जेल के अंदर है मेरे कारण। मैं उठा के इनका इलाज करके प्रशासन के हवाले करके इनको जेल भेजता हूँ। बहुत से कहते हैं कि माफ़ कर दे, कोई माफ़ी नहीं है। महीने में कम से कम 4-5 को इलाज करके जेल चले जाते हैं। कुछ हुआ, दिमाग की पट्टियाँ खोली, क्यों नाराज़ है इन लोगों से वहाँ का मुस्लिम समुदाय? इनको किसने हक दे दिया कि आप कानून हाथ में ले लीजिए और मारिए, कूटिए लोगों को, उनकी आंखें तक फोड़ डालिए, या उनकी जान तक आप ले लीजिए, या आपको उनको पीट रहे हैं तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो अधमरे हो गए, आपको पता नहीं चल रहा कि वो ज़िंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, तो ले जाकर उनको कहीं जंगलों में ज़िंदा जला दो। ये हक आपने किसको दिया? पहले मारना, कूटना, पीटना, इलाज करना और फिर पुलिस को देना। पुलिस क्या कर रही है हरियाणा की? वहाँ का पुलिस प्रशासन किस तरफ है? क्या पुलिस को नहीं पता चल रहा कि ये लोग जिनको तुम्हें हैंडओवर किया जा रहा है, इनको पहले बहुत बुरी तरह से पीटा गया है? वारिस के केस में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। पहले खूब उनको पीटा गया था और पुलिस को बाद में हैंडओवर किया गया। पुलिस को लगा कि देखिए इनकी हालत बहुत गंभीर है, तो उनको कहाँ ले गए? अस्पताल ले गए थे, फिर उनकी मौत हो गई थी। क्या हुआ? वारिस के हत्यारों का पीटा गया था उनको, तब हत्या हुई थी। और अब आप मुझे बताइए, चेले ऐसे हैं और तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भी ऐसा ही होगा, तो गुरु को ही सुन लीजिए। और जो मेवात है, एक मिनी पाकिस्तान कहूँगा मैं इसको, ये आज से नहीं है, औरंगजेब के समय से ही इनका काम चोरी करना, अपराध करना रहा है। ये वही गुरु हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हेट स्पीच दे रहे हैं। वहाँ का माहौल धरातल का यही है। इन लोगों से क्यों मुस्लिम समुदाय नाराज़ है कि ये कानून हाथ में लेते हैं, इतना मारते हैं, पीटते हैं, जिसमें निर्दोष लोगों को भी बलि ये चढ़ा देते हैं, बलि ले लेते हैं। और पुलिस प्रशासन इनके साथ मिलकर काम करता है। नंगा नाच पुलिस प्रशासन वहाँ पर कर रहा है, तमाशा देख रहा है जिस तरह से ये कानून को हाथ में लेकर अपने राइफल और पिस्तौल के सहारे गाड़ियों पर गोली चलाते हैं, गाड़ियों को इतना भगाते हैं वहाँ पर कि देखिए उनके टायर ही फट जाते हैं। रिम रिम पर गाड़ियों को ये लोग चलाते हैं और उनको सोशल मीडिया पर खुलेआम अपलोड करते हैं। और एक गाय के मुद्दे को वहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा चुका है, जिसके चलते वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। सरकार नहीं बोल रही तो भाई पुलिस प्रशासन करेगा ही क्या? पुलिस प्रशासन की हिम्मत ही क्या है? ये सारा का सारा खेल वहाँ पर है। ब्रजमंडल यात्रा आप निकालिए, ठीक है, आराम से शांति से निकालिए, पर हमारा यही कहना था। खाप चौधरियों से मैंने बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा है। कई जाट समुदाय के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि देखिए मन से नफरत का भाव कब मिटता है? जब आपस में आमने सामने बैठते हैं। जिन मुद्दों पर हमारे बीच में द्वेष है, उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बड़े बुजुर्ग दोनों समुदाय के आपस में बातचीत करते हैं, तो उनके बीच जो अगर सुलह हो जाती है तो नौजवान ऑटोमेटिकली, चाहे वो वहाँ पर हो भी ना, तो उनके अंदर से नफरत मिट जाती है। वहीं रिस्टोर भाईचारा करना इस महापंचायत का लक्ष्य नहीं था। अब तलवार सिर्फ अटकी है कि भाईचारा कैसे कायम हो, ताकि अगर आगे कोई भी छोटी सी चिंगारी भी होती है उसमें वो बढ़कर दंगे में न बदले। इसके लिए ज़रूरी है जो समाज सेवी हैं, जो खाप चौधरी हैं, उनको भी
एक पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और जिस तरह से दोनों समुदायों के बीच में जो नफरत पनपी है उनको मिटा देना चाहिए। मिटेगी तभी उनको भी बुलाइए, यहाँ के जो जिनके ऊपर आक्रमण किया गया था उन लोगों को भी बुलाइए, मध्यस्थता कीजिए, भाईचारे को रिस्टोर कीजिए। यही असल भारत की तस्वीर होगी और यही असल देशभक्त और असल राष्ट्रवाद और असल सनातनी और असल हिंदू का कर्तव्य भी बनता है। यही हमारी भारत माता की आत्मा भी है। आप बखूबी समझ गए होंगे हिंदुत्व के नाम पर क्या कोई अपना एजेंडा चला रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन और खुद भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेता भी तांडव कर रहे हैं। पूरा खेल मैंने खोलकर आपके सामने रख दिया है, चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, किसको क्या करना है वो भी बता दिया है। ब्रजमंडल यात्रा पुलिस प्रशासन ज़रूर उसकी अनुमति देगा, बीजेपी का एजेंडा है, निकलेगी, अच्छा है, पर दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, विचारिएगा, स्थिति आपके सामने ही है। नमस्कार।